वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर, और ये कितना सेंसिटिव और इतना अहम टॉपिक है कि हम सब इफ़ नॉट ऑल तो मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बचपन में कोई ना कोई कमी, महरूमी, तकलीफ़ ऐसी होती है कि जो उनके लिए मुसलसल दुख दर्द और तकलीफ़ का ज़रिया और बाइस होती है। यही वो इशू है जिसके ऊपर आज हम बात करें। मरहमा मेरे साथ हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा मरहमा, जैसे मैं अभी कह रही थी, क्या कोई महरूमी क्या ये भी ट्रॉमा हो सकता है कि बच्चे को ये लगे कि दूसरे बच्चों के पास तो खिलौने हैं, मेरे पास नहीं है? कैन दिस ऑल्सो बी ट्रॉमेटिक मेमोरी या कैन कॉज एनी ट्रॉमा? ट्रॉमा बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जहाँ पे आपने बहुत क्लोजली कोई निगलेक्ट, कोई इंजरी, कोई साइकोलॉजिकल अब्यूज़ देखी हुई हो। ठीक है, वाइल ये एक डिफ़िकल्ट कोर मेमोरी हो सकती है, ये एक महरूमी का सबब हो सकता है। ठीक है। मगर अगर ये नहीं है मौजूद, मगर उसके साथ साथ आपके बाकी तमाम फैक्टर्स मौजूद हैं, मोहब्बत है, प्यार है, इखलास है, माँ बाप की करीबी कुर्बत है, तो वो ट्रॉमा में रिजल्ट नहीं करेगा। ठीक है। अगर हम इसी सिनेरियो को अब ले लें कि ये जो है वो पेरेंटल निगलेक्ट की वजह से, पेरेंट्स के मौजूद ना होने की वजह से या उनका ध्यान देने की ना वजह से, तो फिर ये चीज़ हम ट्रॉमा के अंदर लेके आएंगे। तो एक बच्चा डेफिनेटली फिर महसूस कर ले सकता है कि मैं हर तरह से निगलेक्टेड हूँ, मैं इससे भी वो दिल बहला नहीं पा रहा, वो किसी के खिलौने देख रहा है, वो खिलौने उसके पास नहीं है, वो माँ बाप को देखता है, माँ बाप उसके पास नहीं है, माँ बाप को अगर मौजूद भी हैं तो दे डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर और हिम, तो फिर ये चीज़ ट्रॉमा में जाके रिजल्ट कर सकती है। अदरवाइज दिस इज अ बैड कोर मेमोरी एज वेल। कोर मेमोरीज भी कुछ हमारी होती है, जो हमारी बचपन की कुछ यादें होती हैं जो बुरी होती हैं, हमें तकलीफ देती हैं, बट हम उनको बार बार रिविजिट नहीं करते, वो हमें नाइटमेयर्स में नहीं आती, वो हमें ट्रॉमेटिक पास्ट की तरह याद नहीं आती। वो एक बुरा वक्त हो सकता है, ठीक है, वो ट्रॉमा नहीं। अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि वो हमें ट्रॉमेटिक ड्रीम्स की सूरत में नहीं आते, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ये लोग जो है ये मुसलसल एक उसको ऑन गोइंग एक उसमें होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं या भूल चुके होते हैं। जो लोग ट्रॉमा का शिकार हुए होते हैं ना, दे यूजुअली हैव PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है। PTSD जो है वो उसमें ये होता है कि जो इंसान ट्रॉमा का शिकार हुआ होता है वो कंसिस्टेंटली फ्लैशबैक्स देखता है उस इवेंट के, और वो उसको ऐसे रिलीव करता है जैसे कि वो उसके साथ हुआ है। अब जो चाइल्डहुड अभी हो रहा है अभी उसके साथ हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो असॉल्ट हुआ है तो जब उसको फ्लैशबैक्स आएंगे तो उसको लगेगा वो असॉल्ट दोबारा हो रहा है उसके साथ। अगर किसी के साथ अब्यूज़, किसी बच्चे के साथ ज्यादती हुई किसी बच्चे के साथ, उसको जो फ्लैशबैक आएगा उसको लगेगा उसके साथ वो दोबारा हो रहा है। वो उसी तरह का साइकोलॉजिकल पेन महसूस करेगा, वो उसी तरह का फिजिकल पेन महसूस करेगा। इसके अलावा PTSD के अंदर रिकरेंट नाइटमेयर्स होते हैं, आप सोते हुए जाग जाते हैं, आपके ड्रीम का कंटेंट ही ये होता है, आप इसी का शिकार होते हैं, आप उस इवेंट के बारे में बात नहीं करना चाहते, आप इतने अवॉइडेंट होते हैं, आप जब बात करते हैं आप सिवियर इमोशनल पेन का शिकार होते हैं। दिस इज ये एक डिसऑर्डर है, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर ये जो हम देखते हैं जो मिलिट्री या जो वर्ल्ड वॉर में इसको प्राइमरली डायग्नोज किया गया था फौजियों के अंदर, कि वो जब जंग से वापस आए थे तो वो 1-2 साल देखा उनको वो डिस्फंक्शनल हो गए थे, तब इस चीज़ की रिकग्नाइजेशन आई कि नहीं, ट्रॉमा रिजल्ट्स इन अ डिसऑर्डर, एंड देन हमने इसको क्राइटेरिया वाइज बताया कि ये PTSD है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हम बात कर रहे थे कि इसका इलाज मुमकिन है इस पे काबू पाया जा सकता है, क्या करना पड़ता है उसके लिए? देखिए, जब आप किसी PTSD के बच्चे को या बच्ची को या एडल्ट को जो है वो डील कर रहे होते हैं, तो आपने उनकी जो है ना वो ट्रॉमा, सबसे पहले ये कि अच्छा ये बच्चे जो है ना वो बाकी इशू का शिकार भी हो सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, एंग्जाइटीज़ का शिकार हो सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार हो सकते हैं। तो जब आपके पास एक PTSD का बंदा आता है ना, सिर्फ PTSD का शिकार नहीं होता यूजुअली, उसके साथ कोई ना कोई कोमोबिडिटी होती है, अगर वो बहुत लॉन्ग इल ट्रीटेड पड़ा हुआ हो। सो आपने जो है वो 1 बाय 1 सबसे पहले आपने ट्रॉमा के ऊपर काम करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिट देम डाउन एंड यू हैव टू टॉक देम कम्प्लीटली। इसको पार्ट को हम कैथारसिस भी कहते हैं, कि आपने उनसे बातचीत शुरू करनी होती है। उन्होंने स्पेसिफिक ट्रॉमा की ना थेरेपीज़ है जिसमें प्राइमरीली EMDR और नैरेटिव थेरेपी है। अब जो नैरेटिव थेरेपी है वो टारगेट कर रही है ट्रॉमा की नरेशन को। हमारी ब्रेन जो है ना वो ट्रॉमा को लेकर सेंसिटिव होती है, वो रिएक्ट करती है, वो उसी पेन में जाती है। जब आप बार बार उस इवेंट को नरेट करते हैं, थेरेप्यूटिकली बात करता है बंदा उसके बारे में, तो उसकी ब्रेन डिसेंसिटाइज होने लगती है। आप बहुत दफ़ा देखते हैं कि जो अब्यूज़ के या किसी न किसी अर्थक्वेक के या फ्लड के सर्वाइवर्स होते हैं, जो टीवी पे कॉन्स्टेंटली लोग आते हैं जो बात करते हैं, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है उस चीज़, आसान मतलब इन सेंस वो बात कर पाते हैं। जिसने कभी बात नहीं की होती उससे कोई बात करना चाहे तो वो दोबारा से कपकपी तारी हो जाती है, वो तकलीफ का शिकार होता है। अब जो लोग वोकल होते हैं और जो बोल पाते हैं उसके बारे में, उनका दिमाग उसकी मेमोरी तो रखता है, उनके लिए वो पेनफुल चीज़ तो होती है,
मगर वो ब्रेन उनकी थोड़ी सी डिसेंसिटाइज हो गई होती है, वो ठीक उसी है। तरह के इमोशनल पेन और इन द मोमेंट पेन में नहीं जाते। ठीक है। तो नरेशन, अपनी दर्द दुख को शेयर करना, बांटना, बयान करना। बयान, देखिए अब ये ट्रॉमा ना, बयान करना सिर्फ ज़बान से है या राइटिंग में भी इसका कैथारसिस हो जाता है, बिल्कुल वेंट हो जाता नैरेटिव, है? जो आपकी नैरेटिव एक्सपोजर थेरेपी है उसमें तो आपने राइट करना है, ठीक यू है। राइट इट ऑल डाउन, ये राइट करके फिर उसको पढ़ना होता है। जब आप सब कुछ गो थ्रू करते हैं कि ट्रॉमा और जो तकलीफ है ना, ये बिल्कुल उस बैगेज की तरह है जो आप उतार के फेंक नहीं सकते, आपने शेयर करना है। गम शेयर होता है, गम ऐसे नहीं होता कि एक दिन आप उठे और गम उतर गया आपके सर से, नहीं, गम आप बांटते हैं, दुख आप बांटते हैं। आप वर्ड भी ये है, दुख सुनाना नहीं है, दुख बांटना है। उर्दू लुगत के ऊपर भी हम दुख बांटना कहते हैं, तो वी शेयर इट। आपने उस चीज़ को शेयर करना होता है एक थेरेपिस्ट के साथ बैठ के, जो आपको डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपको स्ट्रेंथन करता है, आपको लेंस शो करता है कि ओके, एंड देन आपकी मौजूदा ज़िंदगी में अब जो आपके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, जो अब आपकी पोटेंशियल है, जो आपकी काबिलियत है, जो वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको वापस ज़िंदगी की तरफ गामजन कर सकती हैं, उस तरफ से आपको मजबूत करना होता है। तो यहाँ से आपने उस सारे बैगेज को शेयर करना होता है और यहाँ से आगे से आपने अपनी ज़िंदगी को वापस पकड़ना होता है। सो इट्स अ वेरी पैरेलल अप्रोच, साथ साथ आप अपने आप को जोड़ रहे होते हैं, साथ साथ मजबूत कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ हाउ इवेंचुअली यू आर एबल टू स्टेप आउट ऑफ द ट्रॉमा। अच्छा, अब इसके लिए किसी और की मदद लाजमी चाहिए होती है या ये सारा प्रोसेस जो है इंसान खुद से भी कर सकता है? एक दफ़ा उसे अगर अंदाज़ा हो जाए कि ये दुख या तकलीफ़ जो है ये मुसलसल उसके लिए किसी न किसी मतलब ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन रहा है, तो क्या वो खुद से ये सब कुछ कर सकता है? देखिए, जो लोग यूजुअली ट्रॉमा का शिकार होते हैं वो साइकोलॉजिकली एक स्ट्रॉन्ग स्पेस में नहीं होते हैं, मतलब वो वैसे भी इतने स्ट्रेंथन नहीं होते। उनको अगर अंदाज़ा हो भी जाए तो ट्रॉमा है, तो उनके पास वो स्किल्स या वो मवाद मुयस्सर नहीं होता है जिससे वो उस चीज़ के बारे में लड़ पाते हैं। अगर वो कोई ट्रेनिंग्स लेते हैं, अगर वो कोई इवन कि अगर वो कोई पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करना शुरू करते हैं, फिर शायद उनके अंदर सकत आए उस चीज़ को जो है वो। लेकिन इफ़ दे आर इन PTSD, अगर वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगी तो फिर उनको डेफिनेटली क्लिनिकल हेल्प चाहिए होती है। अच्छा, फिर उनको हेल्प चाहिए होती है। मगर अगर वो PTSD का शिकार नहीं और वो ट्रॉमाटाइज्ड है या वो उस तकलीफ का शिकार है, तो फिर वो सेल्फ हेल्प से बट विद इमेंस नॉलेज वो निकल सकते हैं, मौजूद पॉसिबल हो सकता है। बट मैं आपको बताऊँ, ये कोई आपके 100 में से 3% या 2% लोग होंगे। ठीक है। मोस्टली अगर कोई ट्रॉमा का या निगलेक्ट का या PTSD का शिकार होता है तो उसको क्लिनिकल मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, बिकॉज ये क्लिनिकल मेडिकल डिसऑर्डर है। और इसमें जब हेल्प की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ गुफ्तगू बातचीत के ज़रिए से होगा, कुछ ऐसी टेक्निक्स के ज़रिए से होगा, या इसमें कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी? बीमारी के ना ग्रेडिंग होती है, लेवल्स होते हैं। कुछ जैसे एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी को अगर आप देखें तो उसमें जो है वो कुछ एंग्जाइटी ये है कि बस दिल घबराना है, नौजिया होना है। कुछ एंग्जाइटी कुछ लोगों को होती है कि उनकी पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता और उनको लग रहा होता है कि उनका सांस बंद हो रहा है। अब ये ग्रेड एक और ऊपर चला गया। कुछ के लिए बिल्कुल ऐसा होता है कि उनका हार्ट अटैक उनको आ रहा है, और बहुत से लोग आपको पता है इमरजेंसीज़ के अंदर जो दिल के दर्द की उसके प्रॉब्लम के साथ आते हैं वो अक्सर पैनिक अटैक के साथ आए हुए होते हैं। इमरजेंसीज़ में आपका आधा पेशेंट जो है ना वो पैनिक एंग्जाइटी का पेशेंट होता है, जो कहता है कि मेरा सांस बंद हो रहा है या कुछ फंस गया मेरे गले में या दिल में कुछ हो रहा है। सो ग्रेडिंग होती है। अब जो आपके पास फर्स्ट ग्रेड का पेशेंट है उसको आपको मेडिकेशन नहीं देनी, प्रॉब्ली आपको उससे आप थेरेपी से ठीक हो जाएगा। इसी तरह ट्रॉमा है, ट्रॉमा में भी आपकी ग्रेडिंग है, ठीक है। कुछ लोग जो आपके जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं, ठीक है, जिनकी PTSD की भी अब लेवल्स क्राइटेरियाज पूरे, जिनके बहुत एक्सट्रीम के क्राइटेरियाज पूरे हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार है, जो सो नहीं पा रहे हैं, जो ज़िंदगी में फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑक्यूपेशनली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिनके रिश्ते अफेक्ट हुए हुए हैं, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए मेडिकेशन स्टेबलाइज करने के लिए दी जाती है। राइट। मेडिकेशन लाइफ टाइम इलाज नहीं है, इलाज थेरेपी है। मेडिकेशन उसके फिजिकल सिम्टम्स को, मैनिफेस्टेशन को स्टेबलाइज करने के लिए दी जाती है ताकि अब वो बात कर सके। तो अगर वो उस लेवल पे होता है तो फिर हम मेडिकेशन की मदद ले सकते हैं अलॉन्ग विद थेरेपी। बिल्कुल सही। अच्छा मैडम, आप ये बताइएगा कि जब कोई एक इंसान इससे मुतासिर, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि बच्चा अभी उसको ट्रॉमा हुआ है, तो वो अभी उसको बता सकेगा कि मुझे कुछ हुआ है, या ये इर्द गिर्द के लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है और फिर उसे मदद करें, या वो इंसान खुद ही से इसको रियलाइज़ करेगा कि मुझे ये मसला है और अब मुझे इसको एड्रेस करना है? ये कैसे, ये सारा इसका हल जो है, लेकिन जो एक छोटा बच्चा है ना, वो राइट पे आके आपको नहीं बताएगा उसको ट्रॉमा है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता उसकी बिहेवियर्स में, उसकी ड्राइंग्स में मैनिफेस्ट होगा, उसकी किसी न किसी लिखाई में मैनिफेस्ट हो सकता है। अक्सर बच्चे जो अपने ड्राइंग्स के थ्रू बताते हैं, या वो अपने प्ले के थ्रू, वो जो सिंबॉलिक प्ले कर रहे होते हैं ना, वो जो गुड्डा गुड्डी का घर घर खेल रहे होते हैं, उसके थ्रू बताते हैं। और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, उनके इंटरेक्शंस बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है
जो कि हरास हुआ है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, वो हो सकता है कि उस फिगर के पास नहीं जाना चाह रहा, वो कुतरा रहा, वो डर रहा, ठीक है। स्मॉल चाइल्ड, एक बच्चे को नहीं बताना आता, डर भी होता है, खौफ भी होता है। सो एक ट्रॉमेटाइज बच्चे का माँ बाप को पता लग सकता है, वो एकदम से ना ये बच्चे विड्रॉन हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि तबीयत बदल गई है इसकी, इसका मिलने जुलने का दिल नहीं करता और बस बहुत ही इंट्रोवर्ट सा बच्चा है ना, कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो किसी ना किसी निगलेक्ट, किसी ना किसी अब्यूज़ का शिकार हुआ होता है, तो वो विड्रॉ हो जाता है, अपने शेल में चला जाता है, फिर थ्रू आउट वो उसमें रहता है। तो लोग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसी एज ग्रुप होता है जिसमें ना बच्चे को पता नहीं लगता उसके साथ बुरा हुआ है। ये मैंने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया है। हम बच्चियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि हमें 14 साल की उम्र में पता लगा कि वो बैड टच था, कि वो 14 साल की उम्र में पता लगा कि हमारे साथ ये हुआ था, या 13 साल, जब उनको थोड़ा नॉलेज आया ना, उनको मतलब ये पता लगा था कि इट्स अनकंफर्टेबल, इट्स नॉट सपोज टू बी ओके, वो स्पीक अप नहीं किया उनको। और वो फिर जब उनको 13 या 14 पे जाके पता लगता है कि यार ये तो ये टच था, इस बंदे ने ये किया, तब वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है। तब ट्रॉमेटाइज हुई, यानी वो उस वक्त नहीं हुई, लेकिन वो जब उस वक्त दे वर अनकंफर्टेबल, बट जब वो रियलाइज हुए तो वो ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है। वो मेमोरी तो थी ना उसकी, सही, तो दे गेट इनटू इट। अब ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर कोई एक इंसान है, उम्र में आगे है, बच्चा नहीं है, लेकिन वो इन मसाइल का शिकार है, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई इंसान इन मसाइल का शिकार हुआ है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसे किसी भी किस्म का, फ़ौरन उनको हेल्प लेनी चाहिए इस चीज़ के लिए। बिकॉज यू नो, इसमें ना ग्रोथ नहीं होती इंसान की। इंसान को आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में एक हेल्दी रिलेशनशिप आगे क्रिएट करने के लिए, अपनी फैमिली क्रिएट करने के लिए, देखिए एक इमोशनली नेग्लेक्टेड या ट्रॉमेटाइज बच्चा हमेशा क्या चाहता है, एक अच्छी फैमिली उसको मिले। मगर इससे निकले बगैर वो भी नहीं क्रिएट कर पाता अपने लिए, क्योंकि वो खुद इतना सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर्स या ऐसे आइसोलेटरी बिहेवियर्स का शिकार होता है कि वो सेफ स्पेस नहीं क्रिएट कर पाता, चाहते हुए भी वो क्रिएट नहीं कर पाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे टेक इमीडिएट हेल्प। अगर उनका खुद, आपने जैसे अभी पहले जिक्र किया कि क्या कोई निकल पाता है, अगर तो वो उन लोगों के अंदर है जो खुद पे रियलाइजेशन का शिकार हो के खुद पे काम करते हैं। मगर मैं आपको बताऊं, किसी को अपना दर्द सुनाए बगैर उसको उतारना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और आप फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ ही कर नहीं सकते हैं, देयर इज दिस जजमेंट का फियर होता है, आप नहीं कर सकते हैं। तो उसको फ़ौरन हेल्प लेनी चाहिए, फ़ौरन मदद लेनी चाहिए, बिकॉज इसके लिए स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं जो इस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं कि एक बंदे को ट्रॉमा से कैसे निकालना है। जैसे कार्डियक सर्जन स्पेशलाइज करते हैं ना कि स्टेंट कैसे लगाने हैं, ठीक है, बाईपास सर्जरी कैसे करनी है, वो पढ़ता है उस बारे में। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं जो पढ़ते हैं कि इस बंदे की सर्जरी इस चीज़ की कैसे करनी है, इसके ब्रेन को कैसे रिवायर करना है, इसको कैसे जो है वापस ज़िंदगी की तरफ लेके आना है। लेकिन मरहबा, मैं चाहूँगी यहाँ पे आपसे कि थोड़ा सा इस प्रोग्राम के थ्रू हम एक गाइडलाइन जो है वो शेयर कर सकें, ताकि जो लोग इसके साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरा ख्याल है शेम फैक्टर होता है, या डिनाइल, जैसे आपने खुद कहा कि एक्सेप्ट करना कि येस इट हैपेंड, और दूसरा एक्सेप्ट करना कि इट हैपेंड विद मी, और फिर तीसरा ये कि आप उसको शेयर करें किसी और के साथ। ये तीनों मरहले जो हैं, ये 3 बड़े बड़े स्टेप्स हैं जो कि किसी भी इंसान को लेने पड़ते हैं, और हर इंसान में इतनी हिम्मत नहीं इकट्ठी हो पा रही होती। सो अब मुझे बताइए कि ये जो लोग आपको देख रहे हैं, और अगर वो रिलेट कर पाएँ किसी एक बात से, तो हाउ कैन दे, व्हाट आर द थिंग्स दे हैव टू स्टार्ट डूइंग? सबसे पहले तो जब यू फेस ट्रॉमा या निगलेक्ट, तो आपकी ज़िंदगी में आपको ये लग रहा होता है कि यार मेरे साथ ही हुआ है, या ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है और मैं इस तकलीफ़ का शिकार हुआ हूँ, एंड समहाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो कोई भी प्रॉब्लम इशू हमारी ज़िंदगी में होता है, एज ह्यूमन बींग्स, इट्स नॉट कि हम उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज चाइल्डहुड में भी नहीं होते, बड़े होके भी हाँ हमारा कोई ना कोई बिहेवियर हो सकता है, बट नो वन हैज़ द राइट। सबसे पहले तो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ योर राइट्स। इवन नो वन हैज़ द राइट और नो वन हैज़ द लेवरेज टू गिव यू पेन एंड ट्रॉमा, और आप उसके बाद अपनी शेम, अपने गिल का शिकार होते हैं। हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये है कि हम इतना स्टिग्मा, इतना शेम को लिए भरे हुए हैं, हमें लगता है ये कि जो जहन के ज़ख़म है ना, ये नहीं होने चाहिए। चूँकि हमारे ब्रेन के जो ज़ख़म है, जो हमारे ब्रेन के इशूज़, वूंड्स हैं, वो नज़र नहीं आते आमतौर पर, ठीक है। इट्स नॉट एविडेंट कि एक बंदा ट्रॉमाटाइज्ड नज़र आ रहा है, तो हम उसको खातिर में नहीं लेके आते। हम कहते हैं कि ये तो ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा, जो वो नज़र नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो एक माशरती शेम होता है, वो भी हमें अफेक्ट कर रहा होता है। वी आर थिंकिंग कि अगर अम्मी को आप जाके बताया, अब्बू को आप जाके बताया, किसी को जाके बताया, वो क्या कहेगा, बट इन रियलिटी क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ब्लेम करें। तो सबसे पहले अपनी शेम को ख़त्म करना है। शेम और गिल्ट, ये जो चीज़ें एक ट्रॉमेटिक इंडिविजुअल के अंदर होती है ना, इनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। गिल्ट और शेम भी एक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लोगों को शेम होती है, गिल्ट इज़ कि मुझसे गलती हुई, शेम इज़ मैं गलती हूँ। जो इंसान ट्रॉमेटाइज या प्रॉब्लम में होता है ना, उसको लगता है मैं नहीं होना चाहिए था, आई शुडंट बी हियर।
तो इस फीलिंग को एवेट करना बहुत ज़रूरी है। इस ये guilt कैसे से करे कोई, आई मीन कैसे, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, ये कैसे करे? यू नीड टू कम एंड टॉक एंड गेट इनटू थेरेपी फॉर दिस थिंग। आपको किसी से बात करनी है, आपको मुताला करना है, आपको ये देखना है कि इन इंस्टेंसेस के अंदर क्या वाकई कसूर होता है इस इंडिविजुअल का। ये एक केस नहीं होते हैं, मुतअद्दिद केसेस होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, स्टडीज़ होती है, रिसर्चेज होती है जो इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि नहीं, देयर इज़ नो रीज़न दैट अ पर्सन शुड फील गिल्ट और शेम इन अ ट्रॉमेटिक थिंग जिस पर उसका हाथ नहीं था। हमारी ज़िंदगी में ना दो सर्कल्स हैं, एक हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल है, एक हमारा सर्कल ऑफ नो कंट्रोल है। सर्कल कंट्रोल वहाँ पे जहाँ पे हम अपने एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, जहाँ पे हम चेंज लेके आ सकते हैं। सर्कल ऑफ नॉन कंट्रोल वहाँ जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला का वो एक आजमाइश का वक्त होता है, तकलीफ़ का वक्त होता है। तो आपके इन दो सर्कल्स में अगर आप सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर रहते हैं ना, आप जो चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं हम कर पाते हैं। मगर जब आप सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में जाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ मेरे साथ कैसे हो सकती है, तब आप शेम में भी जाते हैं, तब आप गिल्ट में भी जाते हैं। जब आप ये जो लॉजिकल माइंड है, सेन माइंड कह लें, लॉजिकल माइंड कह लें, वो तो समझेगा ये बात। लेकिन जो इंसान एक भंवर में फंस चुका हो, एक गर्दाब में हो, उसके लिए बाज़-औक़ात ये अंडरस्टैंडिंग ही तो बहुत मुश्किल होती है। सो हाउ टू मेक देम रियलाइज़ एंड अंडरस्टैंड। हम अपनी गुफ्तगू के अगले हिस्से में इसके ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।